हेलो स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल टेंडेंसी पे हमारी 4th वीडियो है। ठीक है, अब तक मैंने 3 वीडियो डाल दी थी सेंट्रल टेंडेंसी की, और ये हमारी 4th वीडियो है। और इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि सेंट्रल टेंडेंसी को कंप्लीट कर लें, क्योंकि जैसा कि आपने देखा होगा 3rd वीडियो में मैंने आपको हार्मोनिक मीन के क्वेश्चंस स्टार्ट करवा दिए थे, जिसमें हमें एवरेज स्पीड निकालना होता है, वो वाले क्वेश्चन हमने शुरू कर दिए थे। ठीक है, और 3rd वीडियो में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए थे कि कब कौन से मीन का यूज़ करना है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का कब यूज़ करना है, हार्मोनिक का कब यूज़ करना है, या फिर जो हमारा अर्थमेटिक मीन है उसका कब यूज़ करना है। तो आज मैं आपको वही कंसेप्ट कुछ दोबारा से बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन हम कर नहीं पाए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आते हैं तो उन केस में क्या करना है हमें। तो इसको आप अच्छे से समझ लेना और लिख के रख लेना। एवरेज स्पीड का जो क्वेश्चन होता है उसके 2 केस हैं। पहला केस वो होगा जब आपको डिस्टेंस गिवन होगा और स्पीड गिवन होगा। ठीक है, और डिस्टेंस हमारा सेम है। तो अगर आपको डिस्टेंस दिया है और डिस्टेंस सेम है, ठीक है, और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे आप हार्मोनिक मीन का यूज़ करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मीन का। ठीक है, और इससे आपका एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। तो आपको क्या लाइन याद रखनी है कि आपको अगर डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और स्पीड गिवन है, ठीक है, और डिस्टेंस सेम है, ये लाइन बहुत अच्छे से याद करना, ये सेम इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर इक्वल डिस्टेंस है, स्पीड गिवन है, तो हम सिंपल हार्मोनिक मीन से उसका एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन सभी हमने पिछली वीडियो में किए थे, 76, 77। ठीक है, और एक हमारा था 78, मुझे आज कराना है। तो पहला केस मैंने आपको क्या बताया कि जब डिस्टेंसेस सेम हो और स्पीड गिवन हो तो हम हार्मोनिक मीन का यूज़ करेंगे। दूसरा पॉइंट आप याद करो, केस 2। केस 2 क्या है, जब आपको डिस्टेंस गिवन है और दूसरा आपको क्या गिवन है, स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस गिवन है और स्पीड गिवन है, बट यहाँ पे जो स्पीड है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना। केस 2 क्या है, जब डिस्टेंस आपको दिया है और डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है और आपको स्पीड दिया है, तो इस केस में जो मेथड अप्लाई होगा वो होगा वेटेड हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो केस 1 और केस 2 ध्यान से सुनना। केस 1 और केस 2 में दोनों में ही दो चीज़ें दी होंगी हमें, डिस्टेंसेस एंड स्पीड। ठीक है, अगर डिस्टेंस सेम है तो सिंपल हार्मोनिक मीन, अगर डिस्टेंसेस अलग अलग हैं और उनके स्पीड गिवन है तो उस केस में हम लगाएंगे वेटेड हार्मोनिक मीन। ठीक है, और एक तीसरा केस बनता है, थर्ड केस। इसमें क्या होगा, इसमें आपको या तो 2 चीज़ें दी जाएंगी या 3 चीज़ें दी जाएंगी। एक आपको दिया जा सकता है स्पीड और एक आपको दिया जा सकता है टाइम। ठीक है, तो जब भी आपको स्पीड और टाइम मिल जाए, ठीक है, जब भी आपको स्पीड और टाइम मिल जाए तो इस केस में डायरेक्ट मेथड लगता है हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो ये चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि वाई आई एम रिपीटिंग ऑल दिस थिंग्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन तक बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हम कौन सा मेथड लगाएं। तो मेरा काम है आपको ये चीज़ रटवा देना या ये चीज़ याद करवा देना कि कब कौन सा अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैंने आपको, जैसा कि आपने सुना, 3 केसेस बताए,
केस 1 क्या था? ठीक है, केस 1 था हमारा जब हमें डिस्टेंस गिवन हो और स्पीड गिवन हो और डिस्टेंसेस जो हैं हमारे सेम हैं। तो इस केस में हमने लगाया सिंपल हार्मोनिक मीन। ठीक है, इसके बाद केस आता है केस 2। केस 2 क्या कहता है? उसमें भी हमें डिस्टेंसेस गिवन होंगे और स्पीड गिवन होंगे अलग अलग, लेकिन वहाँ पे डिस्टेंसेस जो हैं वो इक्वल नहीं है। और ये किस डिस्टेंस की बात हो रही है? ये डिस्टेंस की बात हो रही है जर्नीज़ की। जो भी आपने ट्रैवल किया है वो उन ट्रैवल के डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो केस 2 क्या देखा हमने? जब डिस्टेंसेस जो हैं हमारे वो इक्वल नहीं हैं, ठीक है, और हमें डिस्टेंस प्लस स्पीड गिवन है, तो इस केस में जो हम मेथड लगाते हैं उसका नाम है वेटेड हार्मोनिक मीन। तो आप देख सकते हैं कि केस 1 और 2 में एक में हार्मोनिक मीन लग रहा है, एक में वेटेड हार्मोनिक मीन लग रहा है। और केस 3 मैंने आपको क्या बताया? केस 3 मैंने आपको बताया कि जब आपको स्पीड गिवन हो और इसके साथ साथ टाइम गिवन हो। ठीक है, स्पीड भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो इस केस में हम जो मेथड यूज़ करेंगे उसे हम बोलते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन। आई होप ऑल दीज 3 केसेस आर क्लियर टू यू। ठीक है, अब इसके बाद मैं एग्ज़ाम्पल पे आता हूँ। इन एग्ज़ाम्पल्स को बड़े गौर से देखना, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे आपको इस वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो अब हम आते हैं एग्ज़ाम्पल 78 पे। यह है एग्ज़ाम्पल 78। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या गिवन है। इसमें लिखा है अ मैन ट्रैवल्ड बाई कार फॉर 3 days। ही कवर्ड 480 किलोमीटर्स ईच डे। अब देखो पहली लाइन में ही आपको कुछ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि कोई पर्सन है जो 3 दिन तक चला, ठीक है, और तीनों ही दिन उसने 480 किलोमीटर की यात्रा की। तो अब कुछ यहाँ से आप कुछ कह सकते हो, क्या कह सकते हो? कि यात्रा जो की उसने तीनों दिन, उसमें डिस्टेंसेस सेम है। ठीक है, और जैसे ही सेम डिस्टेंस की बात आएगी आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हम यहाँ पे कौन सा मेथड लगा सकते हैं? हम यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मीन लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ो इस क्वेश्चन को। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? ऑन द फर्स्ट डे ही ड्रोव 10 hours at 48 kilometers an hour. On the second day he drove for 12 hours at 40 kilometers an hour, and on the last day he drove for 15 hours at 32 kilometers per hour. What is एवरेज स्पीड? ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या है? अब इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन, इसमें आपको तीनों चीज़ें दे दी। क्या क्या दे दिया? एक तो आपको डिस्टेंस भी बता दिया, आपको टाइम भी बता दिया, और आपको स्पीड भी बता दिया। अब इस क्वेश्चन को करने के आपके पास 2 चॉइस हैं। क्यों 2 चॉइस हैं? केस 1 और केस 3 याद करो। केस 1 में मैंने क्या बताया था कि जब आपको डिस्टेंस दिया हो और स्पीड दिया हो, ठीक है, और डिस्टेंस सेम है, तो आप हार्मोनिक मीन लगा सकते हैं। केस 3 में मैंने क्या बताया था कि जब आपको टाइम भी दिया हो और स्पीड भी दिया हो, तो उस केस में आप अरिथमेटिक मीन लगा सकते हो। तो अब यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हैं, केस 1 से भी कर सकते हो और केस 3 भी अप्लाई हो सकता है इस पर। तो पहले हम सिंपल हार्मोनिक मीन से करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मीन से जब आप इसे करोगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला? ऊपर हम क्या लिखते हैं? n। ठीक है, अब n क्या है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे 3 दिन की बात की गई है, अलग अलग दिन, तो n आपका 3 हो गया। ठीक है, और डिवाइड बाई हम क्या लेते हैं? 1/x1 + 1/x2 + 1/x3। तो x क्या है यहाँ पे? x है स्पीड, क्योंकि हम यहाँ
स्पीड निकालना चाहते हैं, तो x हमारा स्पीड हो गया। तो पहले दिन की स्पीड कितनी है 48, दूसरे दिन की स्पीड कितनी है 40 और तीसरे दिन की स्पीड कितनी है 32। तो बस इनको सम कर दो और सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आंसर आ गया 38.92। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट एवरेज स्पीड यूजिंग दी वेटेड अर्थमेटिक मीन इन दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इस पर केस 3 भी अप्लाई हो रहा है। उससे कैसे करेंगे? उससे करने के लिए आपको मैंने बताया दो चीज़ें हमें चाहिए। क्या क्या? एक हमें चाहिए स्पीड, तो ये लीजिए हमारी स्पीड दी हुई है हमें तीनों दिन की। दूसरा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टाइम, कि कितना टाइम हमने लगाया, कितना टाइम हम इस स्पीड से चले। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 48 की स्पीड से आप 10 घंटे तक चले, तो ये हमने लिखा, यहाँ पे लिखा स्पीड, यहाँ पे लिखा टाइम। उसके बाद हम 40 की स्पीड से 12 घंटे चले और 32 की स्पीड से 15 घंटे चले। ठीक है, अब ये आपका x है और ये आपका w है। ठीक है, तो जब हम वेटेड अर्थमेटिक मीन कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमें w इंटू एक्स निकालना होता है। तो w इंटू एक्स क्या हो जाएगा? इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 48 इंटू 10 480, 40 इंटू 12 480, 32 इंटू 15 ये भी 480 आ जाएगा। ये बाई चांस सेम आया है, तो ऐसा मत सोचना कि सेम ही आएगा हर बार, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें मिल जाएगा सिग्मा w इंटू एक्स। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी सिग्मा w इंटू एक्स का सम, और ये क्या है? सिग्मा w। इन दोनों वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट हमें होगी जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। ठीक है, तो जब अर्थमेटिक मीन से हम मीन निकालते हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन से, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, ध्यान से देखना, समझ लो इस चीज़ को। वेटेड अर्थमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा w इंटू एक्स अपॉन में सिग्मा w। तो सिग्मा w इंटू एक्स ये है, सिग्मा w ये है। सॉल्व करेंगे 38.92 आ गया। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे समझा जा सकता है वो देखो। मान लो आपको अर्थमेटिक मीन वाला लग रहा हो कि ये कैसे हो गया, हमें नहीं समझ आया, तो हम थोड़ा बेसिक मेथड में चलते हैं। आप अपने, जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि स्पीड निकालने का एक बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था बचपन में। क्या फॉर्मूला होता था वो? अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में ही बताया मैंने। तो क्या फॉर्मूला होता था? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं सारी जर्नीज़, जो भी हमने अलग अलग जर्नीज़ की हैं, उन सबकी ही स्पीड में निकालना चाहूँ इकट्ठी, एग्रीगेट स्पीड, तो मुझे क्या चाहिए होगा? मुझे चाहिए होगा टोटल डिस्टेंस, कि हमने टोटल कितनी यात्रा की, डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है हमें, टोटल डिस्टेंस कि टोटल कितनी दूरी की यात्रा की हमने, और डिवाइड बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में आप देख पाओगे कि दो चीज़ें आपको पता थी। क्या क्या? एक तो आपको स्पीड पता था और एक आपको दिया था टाइम। तो अगर मुझे स्पीड पता है और टाइम पता है, तो अब मुझे क्या वैल्यू चाहिए? एज़ पर फॉर्मूला मुझे एक वैल्यू चाहिए डिस्टेंस, क्योंकि फॉर्मूला क्या बना है हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि फॉर्मूला क्या था आपका? फॉर्मूला था आपका s इज इक्वल टू डी अपॉन टी। तो अगर मुझे यहाँ से d निकालना हो तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? d इज इक्वल टू एस इंटू टी। ठीक है, तो यही हमने किया है यहाँ पे। अगर हमें दो चीज़ें पता हैं, स्पीड और टाइम,
तो हम उससे डिस्टेंस निकाल लेंगे अलग अलग जर्नीज़ का, और जब तीनों जर्नीज़ का ही हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा तो उसका हम टोटल कर देंगे, वो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो ये दूसरा तरीका है क्वेश्चन को समझने का, क्योंकि यहाँ पे देखो वही किया है हमने, जो भी मैंने आपको समझाया ना, हमने क्या किया, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो इससे क्या आ गया, ये एक तरीके से आपका टोटल डिस्टेंस ही तो है, स्पीड इंटू आवर्स, ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, और हमारा लास्ट का फॉर्मूला क्या बनता है, लास्ट का फॉर्मूला होता है हमारा, जो मैंने अभी पीछे पढ़ाया आपको, बेसिक फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये क्या बताया मैंने, डिस्टेंस निकला तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया, और ये आपका टाइम है तो ये टोटल टाइम हो गया। तो ये जो पार्ट है आपका, इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो कि ये है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही डिटेल में समझाया है, दोनों तरीके से बता दिया, और कौन सा केस अप्लाई होगा वो भी बता दिया। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल पे। ये है एग्ज़ाम्पल 79। ठीक है, इस एग्ज़ाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हल्का सा इसमें एक टेक्निकल पार्ट है जो कभी कभी बच्चे नहीं समझ पाते। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम्पल में क्या है, पढ़ते हैं। अ ट्रेन runs for 30 minutes at a speed of 40 miles an hour। तो एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहली लाइन क्या है कि एक ट्रेन है वो 30 मिनट तक चली एट ए स्पीड ऑफ 40 माइल्स। ठीक है, माइल्स की जगह हम किलोमीटर मान लेते हैं, तो 30 मिनट चली 40 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, एक पॉइंट हो गया ये। दूसरा आगे लिखा हुआ है, देन उसके बाद बिकॉज ऑफ रिपेयर ऑफ द ट्रैक, जो पटरियाँ थी उसके रिपेयर की वजह से, द ट्रेन रन्स फॉर 10 मिनट्स एट ए स्पीड ऑफ 8 माइल्स एन आवर। ठीक है, तो इसको लिखते चलते हैं। जो पहले 30 मिनट थे उसमें गाड़ी कितनी देर चली, 40 की स्पीड से चली। उसके बाद जो 10 मिनट थे तब गाड़ी पटरी में खराबी होने की वजह से 8 किलोमीटर की स्पीड से चली। माइल्स की जगह मैं किलोमीटर मान रहा हूँ, आप माइल्स ही लिखना। तो 30 मिनट 30 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली। उसके बाद अगले 10 मिनट वो 8 किलोमीटर की स्पीड से चली। इसको लिखते चलना क्वेश्चन के साथ साथ, मैं अभी इसको डिलीट करूँगा आगे पढ़ने के लिए। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, दो चीज़ें लिख ली ना हमने। उसके बाद देखो, आफ्टर विच इट रिज्यूम्स इट्स प्रीवियस स्पीड एंड रन्स फॉर 20 मिनट्स। अब यहाँ पे ट्रिक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि इसके बाद, मतलब ये 10 मिनट चलने के बाद उसने अपनी पुरानी स्पीड पा ली। ठीक है, गाड़ी जो थी वो 10 मिनट धीरे चलने के बाद वो अपने पुरानी स्पीड पे आ गई। तो पुरानी स्पीड उसकी क्या थी, ये जो 10 मिनट गाड़ी चली 8 की स्पीड से, इससे पहली वाली स्पीड क्या थी, तो इससे पहले वाली स्पीड थी हमारी 40। तो 40 की स्पीड से चली कितनी देर, यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिज्यूम्स इट प्रीवियस स्पीड एंड रन्स फॉर 20 मिनट्स। तो 20 मिनट चली। लेकिन यहाँ पे आगे एक लाइन लिखा हुआ है एक्सेप्ट फॉर। अब ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे लिखा है ना कि रन्स फॉर 20 मिनट एक्सेप्ट फॉर पीरियड ऑफ 2 मिनट्स। ठीक है, व्हेन इट हैड टू रन ओवर अ ब्रिज। मतलब ये जो 20 मिनट थे इसमें से 2 हटा दो। ठीक है, क्योंकि 2 मिनट वो ब्रिज पे से गुजरी है, तो ये जो एक्चुअल 20 मिनट का टाइम है ये 18 मिनट बचा। ठीक है, और इस 18 मिनट पे उसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये आगे पढ़ते हैं। पीरियड ऑफ 2 मिनट्स एक्सेप्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मिनट्स व्हेन इट हैड टू रन ओवर अ ब्रिज विद अ स्पीड ऑफ 30 माइल्स पर आवर। तो ये जो 2 मिनट वो ब्रिज पे से चली तब इसकी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये था इसमें ट्रिक। अब इसमें
आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन क्या था, साधारण भाषा में समझ लो। एक गाड़ी थी, ठीक है, वो पहले आधे घंटे 40 की स्पीड से चली, ठीक है, उसके बाद पटरी में कुछ खराबी की वजह से अगले 10 मिनट वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली, ठीक है। जब उसने वो ख़राब ट्रैक को पार कर लिया तो गाड़ी अपने नॉर्मल स्पीड में आ गई। नॉर्मल स्पीड क्या थी, 40 वाली, ठीक है। अगले 20 मिनट वो 40 की स्पीड से चलनी थी, लेकिन एक्सेप्ट 2 मिनट्स, लेकिन उस 20 मिनट में से 2 मिनट ऐसे थे जब गाड़ी को पुल से गुजरना हुआ, और जब गाड़ी पुल से गुजरी तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इन चारों चीज़ों को हमें पहले तो नोट डाउन करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखोगे आप कि आपको 2 ही डेटा दिया हुआ है। एक तो क्या, एक हमें दिया है टाइम, ठीक है, और एक हमें दिया है स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं की गई है। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 केसेस बताए थे, तो पहले केस में भी डिस्टेंस था, दूसरे केस में भी डिस्टेंस था, तो वो दोनों तो यहाँ पे लग ही नहीं रहे। केस 3 हमारा क्या था कि जब हमें स्पीड दिया हो और टाइम दिया हो, तो ये वो वाला क्वेश्चन है जब हमें स्पीड भी दिया है और टाइम भी दिया है, ठीक है। तो तीसरे केस में हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है वेटेड अर्थमेटिक मीन। जो केस 3 है हमारा वो है वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो हम ऊपर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन बी कैलकुलेटेड बाई वेटेड अर्थमेटिक मीन, और हम टेबल बनाएंगे सबसे पहले। अब याद करो पिछला क्वेश्चन एग्जाम्पल 78, क्या किया था उसमें हमने टेबल में 2 चीज़ें ली थी। क्या क्या 2 चीज़ें थी, एक तो हमने लिया था स्पीड और एक हमने लिया था टाइम। इसे हम आवर्स में लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान से नोट कर लेना, टाइम को यू विल ऑलवेज टेक इन आवर्स, ठीक है। एज ए यूनिट जो है वो हम आवर्स में लेते हैं टाइम को, ठीक है। अब 2 चीज़ें हमने लेनी होती हैं, क्या क्या, स्पीड और टाइम। तो हम इन दोनों को लिखते हैं। ये स्पीड है आपका, सबसे पहले 40 की स्पीड से चली गाड़ी, फिर 8 की स्पीड से चली जब ख़राब ट्रैक आया, देन पुरानी स्पीड पे चली 40 के, और उसके बाद 2 मिनट जब गाड़ी पुल से गुजरी तो उसकी स्पीड 30 हो गई थी। तो ये 4 अलग अलग स्पीड्स आपको पता हैं। अब इन चारों स्पीड के कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ टाइम ट्रैवल दिया हुआ है। क्या क्या टाइम है, 40 की स्पीड से गाड़ी 30 मिनट तक चली थी, तो 30 मिनट चली। अब आपको इसे आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो जब आवर्स में कन्वर्ट करना होगा मिनट को, तो हम उसे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले वाला क्या हो जाएगा, 30/60, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। दूसरा, जब गाड़ी 8 की स्पीड से चली तो कितनी देर चली थी, 10 मिनट चली थी, तो 10 डिवाइड बाई 60 कितना आ गया, 1/6। इसी तरीके से जब गाड़ी ने अपनी पिछली स्पीड को रिज्यूम किया, वापस पाया, तो कितनी देर चली, तब गाड़ी चली थी 20 मिनट माइनस 2 मिनट, 2 मिनट को छोड़ के, तो कितना आया 18/60। और ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/10, 6 से ही कैंसिल होगा, ये उससे ज़्यादा नहीं कट रहा, तो ये आ गया 3/10। और उसके बाद जो लास्ट हमारा बचा वो क्या था, जब गाड़ी पुल से गुजरी थी, तो पुल से ट्रैवल करने के लिए गाड़ी ने कितना टाइम लिया था, ओनली 2 मिनट्स। तो 2 मिनट्स डिवाइड बाई 60 मिनट्स, इट गिव्स 1/30। सो दीज आर दी टाइम्स, and after writing speed and time we can compute distances। क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बड़े आराम से समझाया था कि कैसे कैसे निकलेगा। तो ये हमारा x है, ये वेट है जिसे हम w बोलते हैं, तो w इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंसेस कवर्ड, टाइम इंटू स्पीड गिव्स डिस्टेंस, ठीक है। और इसके बाद बहुत ही सिंपल है,
टेक द सम ऑफ दीज टू थिंग्स, दोनों का सम निकालो, ठीक है। और फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू विच गिव्स एवरेज स्पीड। होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। एग्ज़ाम में इन 3 टॉपिक्स में से कोई 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, या तो ज्योमेट्रिक मीन का एक क्वेश्चन आता है, या फिर हार्मोनिक मीन का आता है, या फिर अर्थमेटिक मीन का आता है, ठीक है। और एवरेज स्पीड, एवरेज प्राइस और एवरेज परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़, तो ये तीनों में से एक क्वेश्चन तो हर साल आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 आ जाएं, तो आपको इन्हें अच्छे से करना है। तो अब ये बात थी स्पीड की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हमें एक्सपेंडिचर दिया होगा, ठीक है, और हमें एवरेज प्राइस निकालने के लिए बोला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जब आपको अमाउंट ऑफ एक्सपेंस दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि एवरेज प्राइस निकालो, कि कितना कितना एवरेज प्राइस एक्सपेंस किया है हमने, ठीक है। मान लो आपको 3 साल का डाटा दे दिया कि 3 साल में आपने इतना इतना खर्चा किया किसी प्रोडक्ट पे, ठीक है, और आपको तीनों सालों का प्राइस भी दे दिया अलग अलग, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि एवरेज प्राइस बताओ, तीनों साल का मिला के एवरेज प्राइस बताओ। तो जैसा कि हमने, ध्यान से सुनना, स्पीड के केस में देखा था, देयर कैन बी 3 केसेस। सिमिलरली इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड एवरेज प्राइस ऑल्सो वी हैव 3 डिफरेंट केसेस, ठीक है। हमारे पास इसमें भी 3 अलग अलग केसेस हैं। अब 3 केसेस क्या हैं, बड़े ध्यान से समझना, रामायण की तरह सुन लो इसे, ठीक है। पहला केस, आपको एक्सपेंडिचर दिया है, एक तो मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो थोड़ा इग्नोर कर दिया करो। एक्सपेंडिचर आपको दिया है, दूसरा आपको दिया है प्राइसेस, ठीक है, आपने कितना कितना खर्चा किया वो दिया है, और किस किस प्राइस पे ख़रीदा वो दिया है। अब यहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं। अगर एक्सपेंडिचर आपका सेम है, ठीक है, सेम का मतलब हर साल जो आपने खर्चा किया वो सेम है। एग्जाम्पल के लिए पहले साल आपने 10,000 का एक्सपेंस किया, दूसरे साल भी 10,000 का ख़रीदा, तीसरे साल भी 10,000 का ख़रीदा, सो उस केस में हम कहेंगे कि हमारा एक्सपेंडिचर सेम है, ठीक है। तो केस 1 क्या कहता है कि अगर आपको 2 चीज़ें दी गई हैं, एक्सपेंडिचर और प्राइस, एंड साथ ही एक्सपेंडिचर सेम है, तो उस केस में हम क्या लगा देंगे, हम लगाएंगे सिंपल हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो उस केस में हम लगा देंगे सिंपल हार्मोनिक मीन। केस 2 पे आते हैं। केस 2 क्या कहता है, केस 2 1 जैसा ही है, सिमिलर। आपको 2 चीज़ें दी जाएंगी, क्या क्या, एक एक्सपेंडिचर, दूसरा प्राइजेज। अगेन 2 चीज़ें दे दी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट है वो सेम नहीं है। तो जब एक्सपेंडिचर का अमाउंट सेम नहीं होगा तो उस केस में क्या करेंगे, जब सेम था तो हमने सिंपल हार्मोनिक मीन लगा दिया, ठीक है। लेकिन ऐसी भी तो सिचुएशन आ सकती है कि जब मान लो आपने पहले साल 10,000 खर्चा किया, दूसरे साल 15,000 किया, तीसरे साल जाके 8,000 का खर्चा किया, तो उस केस में हम कहेंगे कि हमारे एक्सपेंडिचर सेम नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम कौन सा मेथड लगाएंगे, हम लगाएंगे वेटेड हार्मोनिक मीन, ठीक है। कौन सा मेथड लगाएंगे, वेटेड हार्मोनिक मीन। और ये कौन सा केस है, जब हमें एक्सपेंडिचर दिया था और प्राइजेस दिया था, बट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर वाज नॉट सेम, ठीक है। केस 1 क्या
कहता था? केस 1 ये कहता है कि व्हेन वी आर गिवन एक्सपेंडिचर एंड प्राइजेज एज वेल एज द एक्सपेंडिचर अमाउंट इज सेम। ठीक है, हमें प्राइस भी दिया है, एक्सपेंडिचर भी दिया है और एक्सपेंडिचर का अमाउंट सेम है, तो हम लगाते हैं सिंपल हार्मोनिक मीन। तो आई होप दीज 2 केसेस आर वेरी मच क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे केस पे। जैसे स्पीड के केस, स्पीड एवरेज स्पीड निकाल रहे थे हम, तो वहाँ पे भी तीसरा केस था ना हमारा कि जब भी हमें टाइम और स्पीड दिया हो तो सीधा सीधा अर्थमेटिक मीन लगा दो। तो उसी तरीके से एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस में भी अगर आपको 2 चीज़ें गिवन है ना, तो आंख बंद करके आप अर्थमेटिक मीन लगा दो। क्या क्या? अगर आपको क्वांटिटी दिया है, ठीक है, और आपको दिया है प्राइस। ठीक है, अब पहले, इससे पहले के 2 केस हमने क्या बात किए? जब हमें एक्सपेंडिचर दिया था, वी वर नॉट गिवन क्वांटिटीज़। ठीक है, तो अगर क्वांटिटी दिया है और प्राइस दिया है तो डायरेक्टली यहाँ पे लग जाएगा वेटेड अर्थमेटिक मीन। कुछ और सोचना ही नहीं है हमें। अगर हमें क्वांटिटी भी पता है, प्राइजेस भी पता है, तो हम सीधा सीधा वेटेड अर्थमेटिक मीन लगा देंगे। तो ये 3 आपके हो गए केस जिनके बेसिस पे आगे आने वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से समझना, क्योंकि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले भी बताया था और फिर से बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में 90% बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होता है। SOL के, मैं SOL और NC वेब के बच्चों की बात कर रहा हूँ, 90% बच्चे गलत करते हैं ये क्वेश्चन। रेगुलर में तो फिर भी हालात थोड़े ठीक हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। और घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। मैं जब BCom ऑनर्स कर रहा था तो मुझे वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते थे, क्योंकि मैं पढ़ता था। आप लोग भी अगर पढ़ेंगे, मुझे पता है कि आजकल के युवा के पास ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लड़कियों के लिए टिकटॉक है, लड़कों के लिए PUBG है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको पढ़ाई पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में, चलो लड़कियों का तो उनके पास एक पैनिक बटन होता है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन लड़कों को लॉन्ग रन में जॉब चाहिए। जॉब आपको PUBG नहीं दिलाएगा, जॉब आपको दिलाएगा आपकी एजुकेशन, योर एकेडमिक्स। ठीक है, और फॉर अ गुड एकेडमिक्स यू विल हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क। ठीक है, और लड़कियों के केस में हम एक पॉइंट बताते हैं सबको कि अगर आपको इंडिपेंडेंट बनना है अपनी लाइफ में, लड़कियों को कह रहा हूँ मैं, इफ़ यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट इन योर लाइफ देन स्टडी। इट इज़ द ओनली वे, और यू कैन से इट इज़ द ओनली मीन बाय विच यू कैन मेक योर सेल्फ इंडिपेंडेंट। ठीक है, पढ़ोगे नहीं तो कितने साल टिकटॉक बनाओगे, अल्टीमेटली ससुराल चले जाओगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं इस एग्ज़ाम्पल पे, एग्ज़ाम्पल 80। प्लीज़ डोंट माइंड माय वर्ड्स, कई बार मैं थोड़ा ज़्यादा ज्ञान दे देता हूँ। तो एग्ज़ाम्पल 80 में क्या है, ध्यान से पढ़िए। एन इन्वेस्टर बाइज 1500 वर्थ ऑफ शेयर ऑफ ए कंपनी ईच मंथ। ठीक है, कोई इन्वेस्टर है, आंसर मत देखना, पहले क्वेश्चन पढ़ो। कोई इन्वेस्टर है जो 1500 रुपये के शेयर एक कंपनी के हर महीने खरीदता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन है। सेकंड लाइन, ड्यूरिंग फर्स्ट 4 मंथ ही बॉट द शेयर एट ए प्राइस ऑफ 10, 15, 20 एंड 30 पर शेयर। व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस ही पेड फॉर शेयर ब्रॉट ड्यूरिंग दीज 4 मंथ। तो आप इस क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो 2 चीज़ें आपको ध्यान से दिखेंगी। पहली क्या दी गई है हमें, एक्सपेंडिचर। दूसरा हमें क्या बताया गया है, हमें 4 महीने का अलग अलग प्राइस बताया गया है। अब मैं पूछूं आपसे कि ये कौन सा केस है, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर का अमाउंट सेम है। ठीक है, क्योंकि उसने हर महीने
1500 के शेयर खरीदे हैं। तो अगर एक्सपेंडिचर का अमाउंट सेम है तो कौन सा केस लगेगा? केस 1। और केस 1 किसका होता है? सिंपल हार्मोनिक मीन का। ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक मीन में हम क्या करते हैं? n अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ x। ठीक है, n यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें 4 महीने का प्राइस दिया है तो n आपका क्या हो जाएगा? 4, और x क्या आ जाएगा? उन 4 महीने के अलग अलग प्राइजेज। तो बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। हमने क्या किया? n लिखा और डिवाइड कर दिया x की वैल्यूज से, 1/x1 + 1/x2, इसी तरीके से। तो आंसर आपका आ गया 16। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस में कभी कभी आपको बोला जाता है कि अपने आंसर को वेरीफाई करो। तो वेरिफिकेशन वाला पार्ट जो है उसे ज़रा ध्यान से समझना। एवरेज प्राइस निकालने का एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें हमें वेरीफाई करना है अपने रिज़ल्ट को। तो वेरीफाई कैसे हो सकता है? उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखनी होगी। जैसे स्पीड के क्वेश्चन में हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता था ना, स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो उसी तरीके से इन केस ऑफ एवरेज प्राइस ऑल्सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला। वो क्या होता है? वो ये कहता है एवरेज प्राइस इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन में टोटल क्वांटिटी। ठीक है, तो हम इसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर को ले लें और उसे डिवाइड कर दें टोटल क्वांटिटी से, तो उस तरीके से भी हमें एवरेज प्राइस मिल जाता है। अब इस क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि हमें दो चीज़ें दी हुई थी। क्या क्या? एक तो हमें दिया था प्राइजेज और एक हमें दिया था एक्सपेंडिचर। तो क्या बताया था मैंने अभी फॉर्मूले में कि दो चीज़ें चाहिए हमें, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे क्वांटिटी हमें नहीं पता, तो क्वांटिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं अगर हम एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दें तो क्वांटिटी निकल जाती है। ठीक है, तो पहले महीने में हमने कितने नंबर ऑफ़ शेयर खरीदे या क्या क्वांटिटी खरीदी शेयर की, वो कैसे निकलेगा? 1500 डिवाइड बाई 10 रुपया। टोटल खर्चा डिवाइड बाई प्राइस, क्वांटिटी दे देगा। ठीक है, मान लो आपके पिताजी ने आपको 10,000 रुपये दिए। ठीक है, एक प्रोडक्ट 1,000 रुपये का है, तो कितनी क्वांटिटी खरीदी आपने? 10,000 डिवाइड बाई 1,000, 10 क्वांटिटी, 10 प्रोडक्ट लाए आप। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि 1500 रुपये के शेयर मैंने खरीदे, एक शेयर 10 रुपये का है, तो टोटल कितने शेयर खरीदे? 1500 डिवाइड बाई 10, 150। इसी तरीके से दूसरे महीने का क्या आ जाएगा? 1500 डिवाइड बाई 15 रुपये, 100 शेयर। इसी तरीके से हम चारों महीने के, चारों मंथ के क्वांटिटी निकाल लेंगे शेयर्स के कि कितने कितने शेयर परचेज़ किए। जब आप क्वांटिटी निकाल लेंगे तो आपको फॉर्मूला अभी मैंने बताया था क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई टोटल क्वांटिटी। तो टोटल एक्सपेंडिचर बताओ कितना हो जाएगा? हर महीने अगर आपने 1500 का ख़रीदा तो 4 महीने में कितने का ख़रीदा? 1500 गुना 4, 6,000 रुपये। ठीक है, तो टोटल अमाउंट स्पेंट क्या आ गया? 6,000। फॉर्मूला क्या है हमारा? एवरेज प्राइस इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिवाइड बाई टोटल शेयर। तो 6,000 डिवाइड बाई ये चारों महीने का क्वांटिटी शेयर का टोटल, ये 375 आया और एवरेज आ जाएगा 16। अब आप ये मिला सकते हो कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो वेरीफाई हो गया, ये 16 और ये 16 मैच कर गया। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था ये। अब आते हैं एग्ज़ाम्पल 81 पे। अब ये एग्ज़ाम्पल अच्छा एग्ज़ाम्पल है क्योंकि यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा अपने कंसेप्ट को, अपने केसेस को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है अ पर्सन परचेज्ड किरोसिन, मिट्टी का तेल, एट ए रेट ऑफ 4, 5, 6
एंड 10 एंड 12। तो आपको कितने प्राइजेस गिवन है? 1 2 3 4 5, 5 अलग अलग प्राइजेस गिवन है पर लीटर फॉर 5 सक्सेसिव ईयर्स। तो किसी व्यक्ति ने 5 साल इन अलग अलग रेट पे तेल खरीदे, 5 साल के 5 अलग अलग प्राइजेस गिवन है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कैलकुलेट एवरेज प्राइस ऑफ किरोसिन, ठीक है। एवरेज प्राइस बताओ किरोसिन का इफ़, पहला केस देखो, ही स्पेंड्स 2000 ईच ईयर, ठीक है। अब बड़े गौर से देखना, अब यहाँ पे दो अलग अलग सिचुएशन है। पहला सिचुएशन क्या कहता है कि अगर उसने हर साल 2000 रुपये का किरोसिन खरीदा, तो स्पेंड का मतलब क्या है? एक्सपेंस। उसने हर साल 2000 रुपये एक्सपेंडिचर किया। तो बताओ कौन सा केस होगा? ये केस क्या हो जाएगा? जब हमें एक्सपेंडिचर दिया है और प्राइजेस दिया है प्लस एक्सपेंडिचर का अमाउंट सेम है, तो यह हो गया हमारा केस 1। और केस 1 में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? केस 1 में हम लगाते हैं सिंपल हार्मोनिक मीन का। तो मैं पहले वाला सॉल्व करवा रहा हूँ आपको पहले। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पे हमें सिंपल हार्मोनिक मीन यूज़ करना है। और जब सिंपल हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं तो हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या क्या? एक n, ठीक है, और दूसरा x की वैल्यूज़। तो n आपका हो जाएगा 5, क्योंकि 5 अलग अलग साल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और x क्या हो जाएगा? x यहाँ पे प्राइस है, क्योंकि हमें किसका निकालना है? एवरेज, हमें प्राइजेस का एवरेज बताना है। तो x की जगह हम क्या लेंगे? पांचों अपने प्राइजेस अलग अलग साल के, ठीक है। सिंप्लीफाई करो तो प्राइस आ जाएगा एवरेज निकल के 6.25। आई होप द फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सिंपल था पहला पॉइंट, कुछ टेक्निकल नहीं था। नाउ वी कम टू सेकंड पार्ट। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस मेथड से होना है। बहुत ही सिंपल है आइडेंटिफाई करना, आपको बस थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है अपना। एग्ज़ाम हॉल में बैठ के दिमाग काम करना बंद कर देता है। कई बार मैंने देखा है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो जब हमें कोई चीज़ नहीं आती ना तो दिमाग में कुछ और चलने लगता है। अरे दीवार कितनी गंदी है इनकी, अच्छा पंखा भी धीरे धीरे चल रहा है, फॉर्मूला याद नहीं आता। कई बार फॉर्मूला याद करने जाते हो किसी की कोई बात याद आने लगती है, गाना याद आने लगता है। तो ये सिचुएशन आती है। इसीलिए कहते हैं कि जब पढ़ाई करो तो मन से करो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, ठीक है। लेकिन अगर पढ़ो तो मन से पढ़ो। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, केसेस आपको याद रखने हैं। पार्ट बी क्या है? पार्ट बी में बोला गया है इफ़ ही परचेज्ड 2000 लीटर ऑफ किरोसिन एवरी ईयर। अब देखो बड़ा ध्यान से बनाया है क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ने कंफ्यूज करने के लिए। ऊपर आपको दे दिया अगर खर्चा 2000 है, नीचे क्या दे दिया कि अगर उसने 2000 लीटर परचेज़ किया है। अब 2000 लीटर का मतलब क्या है कि हमें क्वांटिटी दी हुई है कि उसने कितनी क्वांटिटी परचेज़ की हर साल, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या दिया है, हर साल का परचेज़ का क्वांटिटी और प्राइस। तो ये आपका थर्ड केस बनेगा, ठीक है। तो थर्ड केस में कौन सा मेथड लगाते हैं हम? थर्ड केस में मेथड लगता है हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन, जब आपको क्वांटिटी और प्राइजेस दिया हो, ठीक है। सिंपल है, एक टेबल बनानी होती है। टेबल में दो चीज़ें लेते हैं हम, क्या क्या? एक लेंगे प्राइस। अब क्योंकि हमें एवरेज किसका बताना है? एवरेज हमें प्राइस का बताना है, तो प्राइस को मान लेंगे क्या? एक्स। और वेटेड अर्थमेटिक मीन में दूसरा हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें पड़ती है वेट्स की ज़रूरत, डब्लू की। तो डब्लू क्या हो जाएगा आपका? क्वांटिटी, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या निकालना होता है? डब्लू इंटू एक्स। तो एक्स इंटू डब्लू, ये आ गया। बस इसके बाद सिंपल है, दोनों का सम निकालो, इसका सम इसका सम, और एवरेज प्राइस क्या हो जाएगा? दिस डिवाइड बाय दिस। अगर इसे हम दूसरे तरीके से समझें तो एवरेज प्राइस कैसे निकाला था हमने? टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। तो वही चीज़ है यहाँ पे, प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या दे देगा आपको? एक्सपेंडिचर। और यहाँ एंड में हमने वही किया है, हमने सिग्मा डब्ल्यू एक्स लिया, उसको डिवाइड कर दिया सिग्मा डब्ल्यू से, ठीक है।
तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी सिमिलर है, पिछले वाले के जैसा ही है। मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, कंसेप्ट समझा के छोड़ दूंगा, आपको इसे खुद पूरा करना है, ठीक है। तो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन स्टॉक मार्केट प्राइजेज, अ स्टॉक सोल्ड एट 50 पर शेयर ऑन फर्स्ट डे, 40 ऑन सेकेंड डे एंड 25 ऑन थर्ड डे। तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि कोई स्टॉक मार्केट था, ठीक है, उसमें गिरावट चल रही थी। उस गिरावट की वजह से पहले दिन शेयर 50 रुपये से बिका, दूसरे दिन शेयर 40 रुपये से बिका और तीसरे दिन शेयर 25 रुपये से बिका। तो हमें 3 अलग अलग दिन का प्राइस दिया हुआ है, पहला पॉइंट, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद क्या बोला गया है। अब इसके बाद हमारे पास 2 सिचुएशन है अलग अलग। पहली सिचुएशन क्या कहती है, पहली सिचुएशन में ये बोला गया है दैट इफ़ एन इन्वेस्टर बॉट 120, 130 एंड 200 शेयर ऑन दी रिस्पेक्टिव 3 डेज, ठीक है। अब कोई पर्सन है जिसने तीनों दिन में ये क्वांटिटी शेयर की परचेज़ की है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि तीनों दिन अलग अलग क्वांटिटी उसने परचेज़ की है, तो खैर उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें मेनली देखना है कि क्या दिया गया है। तो जो पहला केस है आपका वो कौन सा बनेगा, जो पहली सिचुएशन है वो कौन सी बनेगी, जब हमें क्वांटिटी पता है और हमें प्राइजेज़ पता है। जब हमें क्वांटिटी पता है और प्राइजेज़ पता है तो कौन सा मेथड लगता है, मेथड लगता है वेटेड अर्थमेटिक मीन का, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बुक में डायरेक्टली किया गया है, आप इसको टेबल बना के भी कर सकते हो, तो कोशिश करना टेबल बना के करो। टेबल बनाओगे तो क्या क्या लिखोगे, एक तरफ आप लिखोगे अपने प्राइस को और ये क्या मानते हैं हम x, दूसरी तरफ आप लिखोगे क्वांटिटी को, ये क्या हो जाता है w, इन दोनों से आप निकालेंगे wx, ठीक है। यहाँ वाला पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इन दोनों को मिला के आप क्या निकालते हैं w इंटू एक्स। उसके बाद का प्रोसेस सेम है, wx का सिग्मा निकाल दो और एक इसका सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा w। यही क्वेश्चन में किया हुआ है, देखो इन्होंने बस इसे डायरेक्ट कर दिया, टेबल नहीं बनाया। हमें 2 चीज़ें चाहिए थी, सिग्मा wx और एक सिग्मा w, ठीक है। तो सिग्मा wx का सम आया ये, सिग्मा w का ये आया और ये आपका एवरेज प्राइस आ गया, ठीक है। अब देखिए ये तो था पहला केस, अब हम आते हैं दूसरे केस पे। दूसरे केस में क्या बोला गया है, दूसरे केस में ये कहा गया है इफ़ एन इन्वेस्टर बॉट 1000 वर्थ ऑफ शेयर। अब ये वर्ड का मतलब समझ लो, वर्थ का मतलब होता है कीमत, ठीक है। तो 1000 कीमत के उसने शेयर खरीदे ऑन ईच ऑफ 3 डेज। तो इस लाइन का मतलब क्या है कि उसने 1000 कीमत के शेयर खरीदे ऑन ईच ऑफ 3 डेज, मतलब तीनों दिन 1,000 रुपये के तीनों दिन, ईच वर्ड आया है ना, तो तीनों दिन 1,000 रुपये कीमत के शेयर परचेज़ किए। अब देखो ये केस कौन सा बना, ये केस बना जब आपको एक्सपेंडिचर दिया है और प्राइस दिया है, और एक्सपेंडिचर कौन सा है, सेम वाला है। तो सेम एक्सपेंडिचर के केस में हम कौन सा मेथड लगाते हैं, हम लगाते हैं सिंपल हार्मोनिक मीन। तो सिंपल हार्मोनिक मीन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए n और प्राइजेज़। n हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन है, 3 अलग अलग प्राइजेज़ हैं, तो n आपका आ जाएगा 3, n 3 आ गया और डिवाइड किससे हो जाता है, प्राइजेज़ से। अलग अलग जो प्राइजेज़ हैं उनको लिख लो, तो ये आपका आ गया 35.30। अब एक चीज़ शायद पिछले क्वेश्चन में मैंने ध्यान नहीं दिया, बताया मैंने आपको ठीक था, ये जो सेकंड लाइन थी ना इसकी, तो इसमें जब आप देखोगे ही परचेज्ड 2000 लीटर ऑफ केरोसिन एवरी ईयर, तो यहाँ पे क्वांटिटी जो थी वो सेम रही हर साल के लिए, कंफ्यूज मत हो जाना
तो जब हम टेबल बनाएंगे ना, जब हमें क्वांटिटी भी दिया है और प्राइस भी दिया है, तो हम निकालते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन से। तो जब आप टेबल बनाओगे प्राइस और क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी यहाँ पे सेम रह जाएगी 5 साल, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। अब हमने 82 क्वेश्चन भी कर लिया है, बस आपको टेबल का ध्यान रखना है कि टेबल कैसे बनानी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच मेथड इज़ टू बी यूज्ड एंड उस मेथड के अकॉर्डिंग क्या कॉन्सेप्ट है, टेबल कैसे बनानी है, बस प्रोसेस याद रखना है। अब एग्ज़ाम्पल 82 के बाद हम आते हैं एग्ज़ाम्पल 83 पे, ठीक है। 83 एग्ज़ाम्पल आप लोग खुद कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये मैं छुड़वा रहा हूँ, या चलो बता देता हूँ क्या है, बेसिक समझ लो। इन अ सर्टेन ऑफिस अ लेटर इज़ टाइप्ड by A in 4 minutes, the same letter is typed by B, C and D in 5, 6 and 10 minutes respectively. What is the average time taken in completing the one letter, ठीक है। और उसके बाद लिखा है how many letters do you expect to be completed in one day comprising of 8 working आवर्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देख पाओगे कि हमें 4 अलग अलग लोगों की स्पीड बताई गई है, मतलब स्पीड नहीं सॉरी, 4 लोगों का ना टाइम दिया हुआ है कि ए जो पर्सन है वो एक लेटर को टाइप करने में 4 मिनट लेता है, बी 5 मिनट लेता है, सी 6 मिनट और डी 10 मिनट लेता है। तो हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड बताओ। तो इस केस में एवरेज स्पीड निकलेगी हार्मोनिक मीन से। क्यों निकलेगी हार्मोनिक मीन से? क्योंकि यहाँ पे लेटर सेम है, जो चीज़ टाइप कर रहे हैं ना वो चीज़ सेम है। तो हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट क्या बताया था कि जब भी कोई चीज़ सेम रहती है ना, यूनिट जिसकी हम बात करें वो चीज़ सेम है, तो यहाँ पे हार्मोनिक मीन लगा। हार्मोनिक मीन लगने के लिए क्या होगा, आपको सबसे पहले देखना है कि कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। तो हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन है, तो n हो गया 4, ठीक है। n 4 हो गया। x की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू हो जाएंगी कि कितना कितना टाइम लिया उन्होंने, ठीक है। तो ये टाइम आ गया। तो एक लेटर को टाइप करने में, ठीक है, उनको इतना टाइम लगता है 240 अपॉन में 43 मिनट। तो इतना मिनट उनको एक लेटर टाइप करने में लगता है, ठीक है। ये एवरेज स्पीड है, ठीक है, एवरेज टाइम टेकन। अब देखो आपको क्या बोला गया है, यहाँ तक तो ठीक है, हमने बता दिया कि एक लेटर को टाइप करने में इतना टाइम लगता है, एवरेज टाइम पूछा था ना हमसे। अब हमसे आगे पूछा गया है हाउ मैनी लेटर्स डू यू एक्सपेक्ट टू बी कंप्लीटेड इन वन डे कंप्राइजिंग 8 वर्किंग आवर्स। तो आपसे पूछा गया कि ये बताइए कि अगर हमारे पास एक दिन में 8 घंटे हैं तो कितने लेटर टाइप किए जा सकते हैं। अब सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा जो ये एवरेज टाइम आया ये किस में आया, ये आया है मिनट्स में, ठीक है। तो अगर हमें ये बताना है कि एवरेज कितने लेटर टाइप हो सकते हैं, एवरेज लेटर, ठीक है, कितने टाइप हो सकते हैं, लेटर ही लिख लो पूरा। तो ये कैसे निकल सकता है, टोटल कितना टाइम है हमारे पास डिवाइड बाई एक लेटर को लिखने में कितना टाइम लग रहा है। यही तो तरीका होता है कि कितने लेटर लिख सकते हो, टोटल टाइम डिवाइड बाई एक लेटर को लिखने में कितना टाइम लगा। अब टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा हमारे पास 8 घंटे हैं, ठीक है। तो 8 घंटे को हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे पहले तो, क्योंकि लेटर टाइपिंग की जो टाइम एवरेज टाइम आया है वो मिनट्स में है। तो मिनट के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अब एक चीज़ और देखनी है आपको यहाँ पे कि हमारे पास 4 एम्प्लॉयज़ हैं टोटल। तो ये तो एक बंदे का टाइम आया ना, एक बंदे के लिए इतना टाइम आया 8 घंटे इंटू 60 मिनट।
और 4 लोग हैं तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया टोटल टाइम हमारा 8 इंटू 60 इंटू 4, ये टोटल टाइम आ गया। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे कि एक लेटर लिखने में कितना टाइम लगता है, तो बस वो वैल्यू यहाँ लिख दो, इससे आपका टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स टाइप्ड इन 1 डे आ जाएगा। ठीक है, बुक में यहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से कर रखा है, तो आप इसको इग्नोर कर देना। जो मैंने आपको बताया है इसको काट देना, उस मेथड से करना। ठीक है, तो वो मेथड क्या है कि टोटल कितना टाइम है हमारे पास, 8 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 4, ठीक है, डिवाइड बाई 240/43, ये तो उस मेथड से आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं एग्ज़ाम्पल 84 पे। इसमें क्या है देखते हैं। एग्ज़ाम्पल 84 में देखो लिखा गया है, इन अ सर्टेन फैक्ट्री अ यूनिट ऑफ वर्क इज़ completed by A in 4 minutes, by B in 5 minutes, by C in 6 minutes, and by D in 10 minutes, and by E in 12 minutes. So we are given data about 5 employees. ठीक है, तो 5 अलग अलग वर्कर का हमें डेटा दिया है कि कितना टाइम लगता है उनको एक यूनिट कंप्लीट करने में। ठीक है, तो व्हाट इज़ देयर एवरेज रेट ऑफ वर्किंग। तो अगेन जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम है, 5 लोग हैं तो N5 हो जाएगा। उनकी स्पीड को नीचे रख दो, जो मतलब उनका जो स्पीड नहीं सॉरी जो एवरेज टाइम हमें यहाँ निकालना है, एवरेज रेट ऑफ वर्किंग बताना है। तो हम जो टाइम जो ले रहे हैं ना 4 मिनट 5 मिनट, उनको नीचे ले लेंगे, x की जगह n आपका 5 हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड क्या आ गई उनकी, तो ये आ गया उनका पर यूनिट ऑफ वर्क। तो एक यूनिट को ख़त्म करने में वो 6.25 मिनट्स लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उनका टाइम मिनट्स में दिया था तो आंसर भी मिनट्स में निकल के आएगा। इस चीज़ को कंफ्यूज मत करना, जिसमें टाइम दिया है उसी में निकल के आएगा। तो टाइम हमारा दिया था मिनट्स में, तो मिनट्स में निकल के आया। 6.25 मिनट्स लगते हैं एक यूनिट बनाने में। अब आपसे आगे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ वर्क ईच वन ऑफ देम ऑन द एवरेज विल कंप्लीट इन 6 आवर्स डे। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि एक पर्सन की बात की गई है। पिछले क्वेश्चन में सारे लोगों की मिला के बात की गई थी कि सारे मिलके कितने लेटर लिखेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक पर्सन एक दिन में कितने यूनिट्स बनाएगा। अगर हमारे पास एक दिन में 6 घंटे हैं तो ठीक है, तो एक दिन में अगर हमारे पास 6 घंटे हैं तो 6 आवर्स, इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 × 60 ये हो जाएगा 360। ये आ गया टोटल टाइम कि एक दिन में एक व्यक्ति के पास कितने मिनट्स हैं। ठीक है, और एक यूनिट के लिए वो कितना टाइम लेता है, एक यूनिट के लिए वो टाइम लेता है 6.25। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर दो 6.25 से, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप बुक का तरीका यहाँ पे इग्नोर कर दो, जो मेथड मैंने बताया है उससे करना। क्या मेथड है, टोटल अवेलेबल टाइम डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर 1 यूनिट। जैसे पिछले केस में क्या किया था, टोटल टाइम डिवाइड बाय टाइम टेकन फॉर टाइपिंग 1 लेटर, कि एक लेटर को लिखने में कितना टाइम लगा उससे डिवाइड किया था। उसी तरीके से यहाँ पे किससे डिवाइड किया हमने कि एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस रह गए, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं इसी वीडियो में, क्योंकि उसके लिए फिर अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है जैसे अभी तक हमने किए थे। अब इनको मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बता के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल 85। एग्जाम्पल 85 में क्या बोला गया है,
किशोर ट्रेवल्स 900 किलोमीटर्स बाई ट्रेन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर। तो 900 किलोमीटर 60 की स्पीड से चला। 3000 किलोमीटर बाई शिप एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 25। तो अगले 3000 वो 25 किलोमीटर की स्पीड से चला। देन 400 किलोमीटर्स बाई एरोप्लेन, ठीक है, तो 400 किलोमीटर वो जहाज़ से चला, हवाई जहाज़ से, एट ए स्पीड ऑफ 350। एंड फाइनली 15 किलोमीटर्स बाई बस एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर्स पर आवर। तो कोई किशोर है, उसकी अलग अलग जर्नीज़ गिवन है आपको कि इतना डिस्टेंस उसने इस स्पीड से कवर किया। तो आप यहाँ पे देख पाओगे हमें दो चीज़ें दी हुई हैं। क्या क्या? एक हमें दिया है डिस्टेंस और एक हमें दिया है स्पीड। तो अब मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, उनको देखो। अब बताओ ये कौन सा केस है। एक तो आपको डिस्टेंस दिया है और एक दिया है स्पीड। और स्पीड यहाँ पे क्या है? इक्वल नहीं है। तो केस अप्लाई होगा सेकंड। सेकंड केस क्या था हमारा? जब हमें वेटेड हार्मोनिक मीन लगाना होता है। अगर डिस्टेंसेस सेम होते तो सिंपल हार्मोनिक मीन लगा देते, लेकिन जब डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, इक्वल नहीं हैं, तो हम वेटेड लगाएंगे। अब वेटेड हार्मोनिक मीन लगाने के लिए अगेन आपको टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल क्या लिखेंगे आप? दो चीज़ें गिवन है ना आपको, तो एक है स्पीड हमारा और एक है डिस्टेंस, कि हम किस स्पीड से चले और कितनी दूरी तक चले। अब आपको इस चीज़ से ये जो है ना, ये x किसको माने, w किसको माने, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, x हमें उस चीज़ को मानना है जिसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज हम किसका निकाल रहे हैं? स्पीड का, ठीक है। तो x किसको मानेंगे? स्पीड को मानेंगे। अब वेटेड हार्मोनिक के केस में भी हमें w चाहिए होता है। तो w क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। दो चीज़ें दी थी ना, एक स्पीड और एक डिस्टेंस। तो स्पीड को हमने x मान लिया, डिस्टेंस को हमने w मान लिया। इन दोनों से निकाल लेंगे क्या? w अपॉन x। अब ये याद रखना, वेटेड अर्थमेटिक मीन के केस में निकलता है w इंटू एक्स, लेकिन हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है रिसिप्रोकल ऑफ x, रिसिप्रोकल ऑफ x। तो इसीलिए यहाँ पे निकलता है w अपॉन एक्स। आपको फॉर्मूला याद करना है, उस चीज़ से ये चीज़ आपके माइंड में हमेशा रहेगी। हमारा वेटेड हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सिग्मा w अपॉन एक्स। याद करो मेन फॉर्मूला इसका क्या होता था? सिंपल हार्मोनिक मीन का n अपॉन सिग्मा 1 अपॉन एक्स, यही फॉर्मूला होता था। यहाँ पे बस क्या करना है हमें, n की जगह सिग्मा w आ गया और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी ये w से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आप याद कर रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि मुझे क्या वैल्यू चाहिए। तो हमें दो वैल्यू चाहिए होती हैं, एक w अपॉन एक्स का सम, यहाँ पे देख सकते हो आप, एक तो हमें चाहिए w अपॉन एक्स का सम और एक हमें चाहिए होता है सिग्मा w। ये आपका अर्थमेटिक वेटेड अर्थमेटिक मीन का अपोजिट होता है। ये फॉर्मूला रिसिप्रोकल वर्ड यूज़ किया जाता है। वहाँ पे फॉर्मूला क्या होता था हमारा? वहाँ फॉर्मूला होता था सिग्मा w एक्स अपॉन सिग्मा w। तो यहाँ पे बस उसका रिवर्स हो गया, सिग्मा w ऊपर आ गया और सिग्मा w अपॉन एक्स नीचे आ गया। तो बस आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाकी का स्टेप आसान है। ये स्पीड था, ये डिस्टेंस था, हमें क्या निकालना था? w अपॉन एक्स। तो w क्या है? 900, x क्या है? 60। तो w अपॉन एक्स क्या आ जाएगा? 900 डिवाइड बाई 60, 15 आ गया। इसी तरीके से दूसरे वाले केस में क्या आ जाएगा? w अपॉन एक्स निकालना है, तो 3000 डिवाइड बाई 25, 120। इसी तरीके से तीसरा वाला आ जाएगा 1.143 और चौथे वाला आ जाएगा 0.6। बस आप जो जो वैल्यूज़ चाहिए उनका सम निकालो, पुट करो, एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो सेम है, तो मैं इसको नहीं करा रहा, ठीक है।
हम सीधा आते हैं एग्जाम्पल 87 पे, ठीक है। अब एग्जाम्पल 87 जो है ये प्राइस और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो हमने पीछे कुछ क्वेश्चन किए थे ना, जब हमें प्राइस दिया होता था, एक्सपेंडिचर दिया होता था और हमसे पूछा जाता था व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस। सो ये उसी टाइप के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको केस याद रखने हैं, जो केस मैंने बताए थे आपको। अब देखो क्या क्या, तो जो केस मैंने आपको बताए थे उसमें क्या क्या केसेस थे हमारे पास। पहला केस था जब एक्सपेंडिचर का अमाउंट दिया हो और प्राइजेस दिए हो, ठीक है, बट एक्सपेंडिचर का अमाउंट सेम होना चाहिए, तो वो होता था केस 1। केस 2 क्या होता था कि एक्सपेंडिचर का अमाउंट दिया है, प्राइजेस दिया है, बट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर सेम नहीं है। तो अभी इस क्वेश्चन को आप देख पाओगे, हमें क्या क्या गिवन है, एक मनी स्पेंट गिवन है, मतलब एक्सपेंडिचर दिया है और प्राइस दिया है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सपेंडिचर का अमाउंट अलग अलग है। तो ये आपका हो गया केस 2। और केस 2 में हमने मेथड कौन सा देखा था, मेथड लगता है वेटेड हार्मोनिक मीन, ठीक है। और वेटेड हार्मोनिक मीन के लिए अभी ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया था, टेबल बनाया था, तो सेम यहाँ पे भी टेबल बनेगा। टेबल में आप एक वैल्यू लिखेंगे x, एक लिखेंगे w। x किसे लिखते हैं, जिसका हमें एवरेज निकालना है, तो हमें एवरेज निकालना है प्राइजेस का, तो प्राइजेस को हम x मानेंगे और मनी स्पेंट को हम w मानेंगे, ठीक है। टेबल यहाँ पे नहीं बनाया है, आप टेबल बनाएंगे, प्रॉपर टेबल यूज़ करो ताकि गलती करने के चांसेस ना हो। तो टेबल में सबसे पहले क्या आ जाएगा, प्राइस, जिसे हम लिख देंगे x, उसके बाद आ जाएगा वेट w, और इससे निकल के क्या निकालेंगे हम, इससे हम निकालते हैं w अपॉन x। ध्यान रखना w इंटू एक्स मत कर देना, वेटेड हार्मोनिक में w अपॉन x होता है, w इंटू एक्स अर्थमेटिक मीन में होता है। तो बस ये आपको दिया है, ये दिया है, उसके बेसिस पे ये निकाल लो। इसका जो सम आएगा वो हो जाएगा सिग्मा w अपॉन x, इसका सम हो जाएगा सिग्मा w, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो यही निकल के आएगा, जो इनकी ये जो वैल्यू है ना, यही वैल्यू निकल के आएगी। वेट आपका 100 आएगा और w अपॉन x आपका 80 आ जाएगा। इससे हमें एवरेज प्राइस पता चल जाएगा। तो अगेन ये एग्ज़ाम्पल इजी था, इसमें बस आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट का। अब हम आते हैं अपने लास्ट एग्ज़ाम्पल पे, एग्ज़ाम्पल 88। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्ज़ाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 केसेस हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे कुछ, उसमें भी 2-2 केसेस होते थे एक्सपेंडिचर के। अब इन क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, अ पर्सन परचेजेज शेयर्स एट ₹10, 12, 15 ऑन 3 डिफरेंट डेज। तो 3 अलग अलग दिन पे 3 अलग अलग प्राइजेस पे शेयर खरीदा। तो एक हमें क्या दिया हुआ है, एक हमें प्राइस दिया हुआ है, और उसके बाद 2 अलग अलग सिचुएशन है हमारे पास। पहली सिचुएशन क्या कहती है, इफ़ ही इन्वेस्ट 4,000, 6,000 एंड 9,000 ऑन 3 डेज। मतलब तीनों दिन, पहले दिन उसने 4,000 खर्चा किया, इन्वेस्ट किया मतलब खर्चा किया, दूसरे दिन 6,000 किया, तीसरे दिन 9,000 किया। तो अब ये बताओ मुझे केस 1 क्या, सिचुएशन 1 आपको क्या बता रहा है। सिचुएशन 1 आपको बता रहा है कि एक तो हमारा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है या फिर एक्सपेंडिचर अमाउंट है, और एक हमें क्या दिया है, प्राइस। तो हमें 2 चीज़ें पता है, कितना कितना खर्चा हुआ, किस किस प्राइस पे हुआ। तो ये कौन सा केस हो जाएगा, ठीक है, चलो 2 चीज़ें पता है हमें, खर्चा और प्राइस। क्या खर्चा सेम है, नहीं, खर्चा सेम नहीं है। तो जैसे ही खर्चा सेम नहीं है तो हमें माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि ओ ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस क्या होता है, जब एक्सपेंडिचर पता है, प्राइस पता है, बट एक्सपेंडिचर सेम है, तो वो केस 1 होता है। जब प्राइस पता है, एक्सपेंडिचर पता है, बट एक्सपेंडिचर इज़ नॉट सेम, तो केस 2 हो जाता है। तो ये हमारा केस 2 का क्वेश्चन है। केस 2 में क्या फॉर्मूला लगता है, वेटेड हार्मोनिक मीन। वेटेड हार्मोनिक मीन के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। प्राइस को x लो, एक्सपेंडिचर को w लो, उससे w अपॉन x निकाल लो, दोनों का सम कर दो, और ये हमारा
फॉर्मूला होता है सिंपल, इससे प्राइस निकाल लेंगे। अब आप देखेंगे कि इसका एक सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया आपको? सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है इफ़ ही परचेजेज 100 शेयर्स, 200 शेयर्स एंड 300 शेयर्स ऑन 3 डेज। अब यहाँ पे आपको क्वांटिटी बता दी गई है कि कितने कितने शेयर परचेज़ किए। पिछले केस में क्या था, आपको खर्चा बताया था कि कितने का एक्सपेंस किया, कितना इन्वेस्ट किया। यहाँ पे क्या पता है? क्वांटिटी। तो अब याद करो ये कौन सा केस होगा, जब हमें प्राइस पता है और क्वांटिटी पता है। तो ये हमारा केस होगा केस 3, ठीक है। और केस 3 मैंने आपको बताया है कि जहाँ आपको क्वांटिटी दिख जाए और प्राइस दिख जाए वहाँ पे आप आंख बंद करके वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। वेटेड अरिथमेटिक मीन के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक सिग्मा डब्लू इंटू एक्स और एक हमें चाहिए होता है सिग्मा डब्लू। ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। ये दो चीज़ें कैसे निकलेंगी? एक तो पहले आपको एक्स मानना पड़ेगा। एक्स हम किसे मानते हैं? जिसका हमें एवरेज निकालना हो। हमें एवरेज किसका निकालना है? प्राइजेस का। तो हम प्राइस को मानेंगे एक्स, क्वांटिटी को मानेंगे डब्लू, ठीक है, क्योंकि हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं एक्स एंड डब्लू। इससे निकल के आ जाएगा डब्लू इंटू एक्स, ठीक है। दोनों का सम कर दो और इसे फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 13.17। अब इसी के साथ हमने तीनों टाइप कंप्लीट कर लिए। मैंने आपको बहुत ही आराम से पढ़ाया है सेंट्रल टेंडेंसी, बेसिक से लेके एडवांस तक, ठीक है। जो बेसिक चीज़ें आपने की थी पहले 11th में वो भी समझा दी मैंने, और एडवांस जो हम 3 चीज़ें नया देखते हैं, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, वो भी मैंने आपको बता दिया है। बहुत ही आराम से पढ़ाया है। यू कैन, आप वीडियो को कभी भी पॉज कर सकते हो, रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है इस टॉपिक में, आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो। और कोशिश करना कि जितने एग्ज़ाम्पल मैंने आपको करवाए हैं पिछली 4 वीडियोज़ में, आज वाली मिला के 4 हो जाएंगी, तो इनको आप एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। एक आखिरी वीडियो में बनाऊंगा पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे, वो अभी नहीं बनाऊंगा, थोड़े दिन बाद बनाएंगे। अब अगला टॉपिक मैं कल से शुरू कर दूंगा, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और इसमें एक छोटी सी चीज़ रह गई, एक छोटा सा टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो ये क्या रिलेशनशिप है ये मैं आपको बता देता हूँ। छोटा सा फॉर्मूला होता है इसका। क्या फॉर्मूला होता है इसका? फॉर्मूला है ये, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। मतलब ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है, अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर कर दूं तो वो इक्वल टू होता है अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू अंडर रूट AM इंटू HM। तो दूसरे तरीके से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटा दूँ तो ये अंडर रूट आ जाएगा। तो ये रिलेशनशिप है। एक लाइन का फॉर्मूला आपको याद करना है। क्या? ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू होता है किसके? अंडर रूट ऑफ अर्थमेटिक मीन या हार्मोनिक मीन। और अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो ये हट जाता है, तो फॉर्मूला बन जाता है ये। अब बुक में डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखा है, लेकिन तरीका क्या होता है, जो मेन हमारा रिलेशनशिप है ना वो ये है। अब सर ने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, जो मेन मेरा रिलेशनशिप होता है वो ये होता है। ज्योमेट्रिक मीन जो है ये बराबर होता है किसके? ज्योमेट्रिक मीन हमारा बराबर होता है अंडर रूट अर्थमेटिक मीन इनटू में हार्मोनिक मीन। इनके प्रोडक्ट का अंडर रूट के बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो बुक में सर ने क्या लिखा है? सर ने डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर दिया, जिसकी वजह से ये रूट हट गया। तो मेन फार्मूला हमारा ये है, इससे ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक लाइन की रिलेशनशिप है। ये कभी कभी थ्योरी में पूछ ली जाती है, छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है इस पर।
तो क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये एक ही एग्जाम्पल है, आप इसे समझ लो। क्या है, द AM एंड GM ऑफ टू नंबर्स आर 15 एंड 12। तो हमें क्या दिया है, अर्थमेटिक मीन दिया है और ज्योमेट्रिक मीन दिया है, कितना, 12 और 15। फाइंड दी हार्मोनिक मीन, मतलब 3 में से 2 चीज़ें दी हैं, तीसरा निकालना है। तो ये आ जाओ इस फॉर्मूले पे, जो हमारा फॉर्मूला है। इस वाले मेथड को हम नहीं करेंगे, हम सीधा इससे करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर होता है AM इंटू HM, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन हमें दिया था 12, अर्थमेटिक मीन हमें दिया है 15, हार्मोनिक मीन हमें नहीं पता, तो हम HM को HM ही लिखा रहने देते हैं। सिंप्लीफाई कर लो बस, ये 12 का स्क्वायर हो गया 144, डिवाइड बाई 15 आ गया नीचे, और ये आ जाएगा 9.6, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब इस चैप्टर में मैंने आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ा दिया है। इस चैप्टर से कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो क्वेश्चंस एक बार आप लोग नोट कर लो। एक क्वेश्चन आता है थ्योरी का, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है, AM, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। ये लगभग हर साल या अल्टरनेटिव ईयर पे आ जाता है, 2 या 3 नंबर में आता है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको करवा दी थी जब मैंने पढ़ाया था, तो ठीक है। और मैं एंड में जब स्टैटिस्टिक्स ख़त्म हो जाएगी तो एक वीडियो अलग से भी डालूँगा थ्योरी के ऊपर। ये अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ कि क्या क्या थ्योरी में हमें पढ़ना है, तो अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन वेट फॉर माई थियोरेटिकल वीडियो। एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं पूरी स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी को कवर करूँगा। तो पहला हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन, और इससे कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, इम्पीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन एवरेजेस। जो 3 हमारे एवरेज होते हैं ना, क्या क्या, मीन, मीडियन, मोड, उसके बीच इम्पीरिकल रिलेशनशिप पूछ ली जाती है। इम्पीरिकल रिलेशनशिप आपने 11th में पढ़ा हुआ है, एक ही लाइन का फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। ये एम्पिरिकल रिलेशनशिप होता है, ये फॉर्मूला आपको बुक में मिल जाएगा। तो थ्योरी में बस ये 2 चीज़ें हमें पढ़नी है, प्रैक्टिकल में आपको अच्छे से करा चुका हूँ। अब इसी के साथ हमारा सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक आप लोगों से ये कहना है मुझे कि इन वीडियोज़ को जो लिंक है आप शेयर कर दीजिए, जो भी NC वेब के बच्चे हैं। अगर आप किसी और सेंटर के बच्चों को जानते हो तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करो, ताकि वो भी देख पाएँ और इसका फ़ायदा हो उन्हें। इसी तरीके से जो SOL के बच्चे हैं, वो भी जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके बीच इन वीडियोज़ को आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। आपको पसंद आता है लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।